हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की मीडिया को जो हालिया इंटरव्यू दिया उसमें लिबास और रेप केसेस के हवाले से जो उन्होंने बात की, उस पर बहुत डिवाइडेड किस्म की राय सामने आ रही है। और इस कदर डिवाइडेड है राय कि ये जो रद्द अमल आ रहे हैं उसकी वजह से इसके ऊपर आज मरियम नवाज़ ने भी बात की, वो सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। इस मौके पर बड़ी तनकीद हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब के, और अब जो अपोजिशन है वो भी ये कह रही है कि रेप के रुझान को फ़रोग़ देने वाली बात वज़ीर आज़म ने की है। दूसरी तरफ हुकूमती टीम की ख़वातीन कल वज़ीर आज़म के दिफा में सामने आ गई। उन्होंने एक नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद करने वालों को खूनी लिबरल्स करार दिया और मजीद भी बहुत कुछ कह दिया। एक रुकन कंवल शोज़ब साहिबा ने तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात कह दी। उन्होंने क्या कहा, आप पहले सुनिए फिर उस पर बात करेंगे। जो लोग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात, जो उन्होंने अल्लाह की बात बयान की पर्दे के हवाले से, उस पर अगर लड़ाई कर रहे हैं तो माजरत के साथ आप वज़ीर आज़म से नहीं, आप अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं। और आपने जितनी लड़ाई लड़नी है ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये हिसाब किताब आप जाने और आपका अल्लाह जाने। कंवल शोज़ब साहिबा को हमने दावत दी हुई है आज के प्रोग्राम में। अगर वो शिरकत करती हैं तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ऐसे ख्यालात की वजह क्या है। कुरान पाक और इस्लाम से तो कोई इनकार नहीं करता, लेकिन वज़ीर आज़म के बयान या एक मुतनाज़िर राय की मुखालफत को नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला से मुखालफत करना या उनके अहकामात से मुखालफत करना करार देना एक बड़ी अजीब सी बात है। और क्या वो कहना चाह रही थी और क्या मकासद थे उनके इस बयान के, हम जानने की कोशिश करेंगे अगर वो आ जाती हैं प्रोग्राम में। लेकिन हम एक और भी बड़ा अहम मामला है वज़ीर आज़म के गैर मुल्की मीडिया को हालिया इंटरव्यूज़ में खारजा पॉलिसी और एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो निकात उन्होंने उठाए, उस पर हम तज्ज़ियाकारों की राय हासिल करेंगे। कल हमने अपने प्रोग्राम में अपोजिशन की दो बड़ी जमातों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं का वज़ीर आज़म के इस मौक़िफ़ के हवाले से रद्द-ए-अमल शामिल किया था, और अपोजिशन जमातों ने इन निकात को लेकर वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर आज़म को ना तो मसला कश्मीर का इल्म है और ना ही उन्हें एटमी प्रोग्राम का कुछ पता है। आज मरियम नवाज़ ने बड़ा भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म एटमी प्रोग्राम के कस्टोडियन नहीं बल्कि 22 करोड़ इस मुल्क के जो अवाम है वो कस्टोडियन है। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने तो इमरान खान को लाने को ही एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने का एजेंडा उनको करार दे दिया, उनके इक़्तिदार में आने से जोड़ दिया उन्होंने इस बात को। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, आप सुनिए। खान, यू कैन नॉट स्पीक ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 22 करोड़ अवाम की मिल्कियत है, जिसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि इमरान खान को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए साजिश के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। कल के प्रोग्राम में हमने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से उनकी राय जानी थी, और वज़ीर आज़म के जो बयानात हैं और खारजा पॉलिसी के हवाले से ख़ास तौर पे उसके क्या असरात होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकारों से। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे मोहसिन बेग साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और मुबश्शिर ज़ैदी साहब जो कि मायनात सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आकर हम इस सारे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद मोहसिन बेग साहब और मुबश्शिर ज़ैदी साहब को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। और मोहसिन साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। वज़ीर आज़म साहब का जो कल बयान सामने आया तफसीली तौर पे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कश्मीर के मामले पे सेटलमेंट हो जाती है तो ज़रूरत ही नहीं जौहरी प्रोग्राम की। उसके बाद इस पर बहुत सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है दोनों अपोजिशन की जमातों की तरफ से, दो जमातों की तरफ से। नून लीग ये कह रही है कि जौहरी प्रोग्राम ख़तरे में है इमरान खान के हाथों, और बिलावल भुट्टो साहब तो वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म के इस बयान को, और ये जो खदशात हैं और एतराज़ात हैं इन दोनों जमातों के, क्या ये दुरुस्त हैं? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर के ज़हन में कोई ऐसी बात हो कि इसको रोल बैक किया जा सकता है। इसको रोल बैक कोई नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और हो। ये स्टेट का प्रोग्राम है, रियासत का प्रोग्राम है, इसकी रियासत के अदारे ही निगरानी करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उन्हीं के अंडर कंट्रोल में कोई ऐसा प्रोग्राम रोल बैक नहीं किया जा सकता। उन्होंने बात ये ज़रूर की, वो बज़ो औक़ात सोच समझ के बात नहीं करते प्राइम मिनिस्टर साहब।
कश्मीर का इशू मेन इशू है इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए, और ये जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर इंडिया। ये हमने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्वेंट किया वो खाली इंडिया के लिए नहीं है और खाली कश्मीर के लिए भी नहीं था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो मेन प्रॉब्लम है इंडिया के साथ वो कश्मीर है। कश्मीर रिजॉल्व हो तो हमारे वो डिस्प्यूट इंडिया के साथ नहीं रहते, जो उसमें मेन डिस्प्यूट यही है। लेकिन ये कह देना कि जी अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमारा प्रोग्राम भी जो है वो भी हम लोग रोल बैक कर, ये मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। ये प्रोग्राम रहेगा जब तक आपकी रियासत है, अल्लाह क़यामत तक रहे, और इसको कोई रोल बैक नहीं कर सकता, ना ही इसकी कोई सौदेबाजी कर सकता। ये किसी का खामो ख्याल है। अपोजिशन ठीक है, उनके बयान उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया बेहतर अंदाज में, जो कि मोस्टली वो नहीं करते, तो उससे नेचुरली प्राइम मिनिस्टर के मुंह से जब ये बात निकलती है तो शक व शुबात तो हो जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ इसमें कोई हकीकत नहीं है कि रोल बैक हो। और अपोजिशन आप समझते हैं कि बयान सही से नहीं कर सके? मुबशिर साहब, मोहसिन साहब, जी आपकी आवाज़ ज़रा सही से हमारे नाजरीन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसलिए मुबशिर साहब को इन्वॉल्व करती हूँ, आपका पॉइंट हम कंप्लीट करवाएंगे। मुबशिर साहब, मोहसिन साहब समझते हैं कि वो बयान सही से नहीं कर सके। अब नून लीग का बड़ा एक्सट्रीम किस्म का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को पावर में लाया इसलिए गया कि पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम से रोल बैक करने के लिए कोई राह हमवार की जाए। एक एजेंडा इसको कह रहे हैं, एक फॉरेन एजेंडा कह रहे हैं, फॉरेन डोनर्स का एजेंडा इसको करार दे रही है नून लीग। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत इसके ऊपर कह रही है कि अप्रिशिएट करना चाहिए, वज़ीर आज़म ने तो अमन की बात की है हमसायों के साथ। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, मेरे ख्याल में मोहसिन साहब ने काफ़ी तफसील से बताया, और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो स्टेट की पॉलिसी है उसके ब्रॉड कॉन्टोर्स जो हैं वो कभी भी बदल नहीं सकते। स्टेट ने एक चीज़ डिसाइड की है, उसमें ज़ाहिर है जब तक सारे स्टेक होल्डर्स बैठ करके एक डिसीजन नहीं लेते तो इस तरह नहीं होता। माजी में भी ऐसी बातें हुई, आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया कि हम नो फर्स्ट यूज़ का अग्रीमेंट करेंगे, उस पर भी खासा हंगामा मचा था। मगर अपोजिशन का देखिए, अपोजिशन का रवैया मुझे लगता है अभी तक 90s वाली अपोजिशन है कि आप इल्ज़ाम लगा दें कि वज़ीर आज़म जो है वो रोल बैक कर देंगे, ये हो जाएगा, सिक्योरिटी रिस्क हैं। मेरे ख्याल में बातें आगे बढ़ जानी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उस पर तो तमाम स्टेक होल्डर्स को, अपोजिशन और गवर्नमेंट को बैठ करके एक पॉलिसी बनानी चाहिए। यहाँ मसला ये है कि हुकूमत तैयार नहीं है अपोजिशन के साथ बैठने के लिए। कोई ऐसी ब्रीफिंग जो है नहीं हो रही रियासत की जानिब से, जिसमें तमाम सियासी जमातों को बिठा करके और वाज़े किया जाए कि अब हमारी पॉलिसी क्या है। उसकी वजह से ये गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। फिर खान साहब आपको पता है वो जज्बाती हो जाते हैं, इंटरव्यूज़ के अंदर कोई ऐसी बात कर जाते हैं। मगर ये जो बात है मेरे ख्याल में उसका ये मकसद निकालना कि रोल बैक हो जाएगा या वो सिक्योरिटी रिस्क हैं या उनको लाया गया है, ये ज़्यादती है किसी भी वज़ीर आज़म के साथ, किसी भी जो है स्टेट फंक्शनरी के साथ कि ऐसा सोचा जाए। क्योंकि जैसे मोहसिन बेग साहब ने भी कहा कि देखिए ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये कुल्ली तौर पर जो है फ़ौज के कंट्रोल में है, तो वज़ीर आज़म अगर चाहें भी तो इसको किसी भी सूरत ना रोल बैक कर सकते हैं, ना पॉलिसी को से डिविएट कर सकते हैं। मगर अपोजिशन खैर कहती रहेगी, लेकिन लोगों को कम से कम ये ज़रूर समझ है कि पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के ऊपर फ़िलहाल कोई समझौता नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि कश्मीर का मसला हल हो भी जाएगा तो हमारे साथ और भी मसाइल जुड़े हुए हैं जिनको जब तक हम मुकम्मल अमन की हालत में नहीं चले जाते, जब तक हमें ये इत्मीनान नहीं हो जाता कि कहीं से हमें ख़तरा नहीं है, तब तक तो गालिबन ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकता। मोहसिन साहब, अब क्योंकि आप दोनों ने इस बारे में बात की है कि वो शायद अपनी बात एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाए, तो मैं मजबूर हूँ ये पूछने पर कि वज़ीर आज़म साहब के बयानात, क्योंकि 2-3 बयानात हैं जिसपे कुछ तनकीद की भी जद में है, रद्द-ए-अमल भी बहुत सारे हैं, उनके एब्सोल्युटली नॉट वाले बयान को सेलिब्रेट भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाते? और क्या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या वो भी एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाते? क्योंकि उन्होंने भी जब उनसे उसामा बिन लादेन से मुतालिक सवाल हुआ तो कोई वाज़े जवाब नहीं दिया था। क्या जानबूझ के हुकूमत एक पॉपुलर किस्म का अंदाज ओपिनियन अपना रही है, या फिर
यही बात है कि एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं। इसमें कहीं ये वाला आंसर हो सकता है कि पॉपुलर ओपिनियन दिया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मुबशर जैदी साहब ने भी वही बात की जो मैं कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर के जहन में शायद ये नहीं होगा, और उन्होंने ठीक है कि स्टेटमेंट दे दी, वो मोस्टली यही करते हैं। अब देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब को उसको डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो जब भी इंटरव्यूज़ दें या स्पीचेस करें तो उससे पहले जो भी अगर वो नॉलेज नहीं है तो उनके पास बहुत से एड्स मौजूद हैं जो उनको एक्सप्लेन कर सकती हैं कि जी आपने इस इशू पे बोलना है। देखिए न्यूक्लियर का इशू जो है वो हमारे जर्नलिस्टों में भी बहुत इम्पोर्टेंट था, और जब ये डॉक्टर कदीर का इशू हुआ तो उस वक्त भी ऑन एंड ऑफ कैमरा ब्रीफिंग्स जर्नलिस्टों को भी दी जा रही थी। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर एकदम स्टेटमेंट दे देना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया आपको वॉच कर रही है बिकॉज यू आर अ न्यूक्लियर कंट्री। और हम पे ये भी इल्ज़ाम लगता रहा कि ये हमारे न्यूक्लियर वो सेफ हैंड्स में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, दोनों को चाहिए कि बहुत ही सोच समझ कर अगर स्टेटमेंट इस इश्यूज पे देनी है तो ब्रीफ लेके दें। और जहाँ तक अपोजिशन की बात है, मैं समझता हूँ अपोजिशन भी, ये कल की गवर्नमेंट्स थी, आज अपोजिशन में हो सकते हैं ये फ्यूचर में फिर गवर्नमेंट में आए, तो इनको भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए और इदारों को चाहिए आप ब्रीफ करें तो इनको भी साथ ब्रीफ करें, ताकि ये कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दे जो दुश्मन के हाथ में लगे और उसका हमारा मजाक उड़ाया जाए और हमें नॉन सीरियस गिना जाए। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए बहुत सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। मुबशिर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बयान था उस पर उनसे अब तक दोबारा सवालात किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से वो कोई जवाब दे दें। हम मीडिया भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनका कोई वाज़ेह जवाब सामने आए, लेकिन वो इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, बहुत मोहतात रह रहे हैं इसकी, क्योंकि वो बड़े एक्सपीरियंस्ड भी हैं खारजा के मामलात पर। तो कोई जानबूझ के एक वजह भी हो सकती है हालात वाक़यात को देखते हुए। अफ़गानिस्तान के अंदर इनखला के बाद क्या सूरत हाल, जब से ऐलान हुआ उसके बाद क्या है हालात के हवाले से, फिर अब अमेरिका भी कशमकश में है इनखला के हवाले से। तो क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब जानबूझकर मोहतात रह रहे हैं आगे फ्यूचर के हवाले से मद्देनज़र रखते हुए कि हालात की ख़राबी होती है तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मोहतात हो? जी ऐसा ही है बिल्कुल, और शाह महमूद जो है वो एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह कि फ़ॉरेन पॉलिसी ज़ाहिर है हमें पता है कि हुकूमत के हाथ में होती ही नहीं है, वो फ़ॉरेन पॉलिसी कहीं और से आती है, और ये आज से नहीं हो रहा, हमेशा से यही हो रहा है, और इसी में अक्सर फिर टकराव भी हो जाता है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, लिहाजा वो कोई भी कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहे और ना ही उन्हें करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म जो बोल देते हैं फिर ज़ाहिर है उसको संभालना पड़ता है किसी ना किसी को आकर के, तो वो एक्सप्लेनर ज़रूर दे रहे हैं। मगर जहाँ तक उसामा बिन लादेन की बात है तो मेरे ख़्याल में अभी देखिए एक डेलिकेट सिचुएशन है। तालिबान के आपने इशारा किया, वो अब 87 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर वो काबिज़ हो चुके हैं। आज ये भी खबर आई कि तुर्कमेनिस्तान के साथ तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। इवेंचुअली वो जाएंगे काबुल की तरफ, उनका ऑन स्लॉट होगा द मोमेंट अमरीकी अफवाज वहाँ से निकलेंगी और नेटो अफवाज वहाँ से निकलेंगी। तो पाकिस्तान को ये पता है कि बहुत ही हम नाजुक दौराहे पर खड़े हुए हैं। वी विल बी लेफ्ट टू क्लियर द मेस जो अमेरिकन क्रिएट करके जा रहे हैं वहाँ पर। तो हमें तो हर कदम इस वक्त फूंक फूंक कर रखना है। मेरे ख्याल में ठीक है, अगर आप मीडिया को बहुत शौक़ है कि वो किसी तरीके से उनके मुंह से निकलवा लें कि उसामा बिन लादेन शहीद थे या नहीं थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको पता है कि वो एक दहशतगर्द था। और ज़ाहिर है बहुत सौ का ख्याल ये है कि अमेरिका ने ख़ुद ही उसे क्रिएट किया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और वो बाद में अमेरिका के ख़िलाफ़ उसने फिर जो कुछ किया वो भी तारीख़ का हिस्सा है। तो मेरे ख़्याल में इन छोटे सवालात के बजाय हमें इस वक्त सीरियसली जो हुकूमत को ये जो इस वक्त उनकी कंसल्टेशंस हैं उन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मसला जो है वो हमारे गले पड़ने वाला है और पड़ेगा। और जो उसका अभी जिस तरह अगर तो तालिबान जब तक काबुल पे काबिज़ नहीं होते उस वक्त तक का हमारे पास टाइम है कि हम कुछ ना कुछ अपना रोल के लिए जगह बना लें, क्योंकि जब तालिबान काबिज़ हो गए तो उसके बाद तो ज़ाहिर है उनके इस वक्त जो मोराल है वो तो स्काई हाई है। वो तो ये समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हरा दिया, तो आसपास की ये जो ईरान हो गए, पाकिस्तान हो गए, ये क्या चीज़ें हैं।
तो वो बिफोर दे गेट टू दैट पॉइंट पाकिस्तान को डेलिकेटली उनसे भी बात करनी है, वेस्ट के कंसर्न्स को भी देखना है, अपने मुल्क के हालात को भी देखना है, जिसके बारे में सबसे बड़े खदशात आ रहे हैं कि द मोमेंट अमेरिका और नेटो यहाँ से निकल जाएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर जो है मुसीबत आएगी। और हमने जो कत्लो गारत गरी देखी है पिछले 20 साल में, बड़ी मुश्किल से जाके 3-4 साल पहले अमन आया है और बहुत कम हुए हैं हमले, दहशतगर्द हमले, मगर वो दोबारा से अगर आ जाए तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होगा। तो पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स इस वक्त ज़ाहिर सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। आज भी एक बैठक हुई ISI हेडक्वार्टर्स के अंदर जहां वज़ीर आज़म भी गए, तो मेरे ख्याल में पॉलिसी बना रहे हैं, मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं। तो स्पेकुलेशन करने के हवाले से भी, या ये ट्रिवियल क्वेश्चंस के नहीं आप उसामा बिन लादेन को शहीद कह दें, अच्छा जी अगर उन्हें शहीद कह दिया तो उससे क्या हो जाएगा, इस वक्त बात यह है, या आप कह दें दहशतगर्द है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसामा बिन लादेन जो है वो मारा जा चुका है, उसको मरे हुए भी अब जो है 9 साल हो चुके हैं, तो वो चैप्टर क्लोज़ हो गया है। पाकिस्तान को आगे की तरफ देखना है, जो कुछ तालिबान के कंसर्न्स है, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड, और मेरे ख्याल में यही हुकूमत की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो आप दोनों से ही हम मजीद इन मामलात को एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करेंगे कि अगर वाज़े तौर पे पॉलिसी तश्कील नहीं पाई है तो फिर भी क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख के बात करनी चाहिए, और जो अपोजिशन का गिला शिकवा है कि ऐवान के अंदर इन मामलात पे खारजा पॉलिसी पे बात क्यों नहीं हो पाती है, जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बातचीत कर रहे हैं वज़ीर आज़म के हालिया बयानात और क्या खारजा पॉलिसी पर के हवाले से उनमें छुपा है कोई पैगाम। मोहसिन बेग साहब, एक तरफ अब ये क्योंकि बात हो ही रही है, कुछ लोग बहुत सराह रहे हैं वज़ीर आज़म के अंदाज़े गुफ्तगू को, दो तरह की राय तो यकीनन है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि माजी में कभी किसी हुक्मरान ने इतनी वाज़ेह किस्म की पोजीशन नहीं ली। जिस तरह वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने माजी में एक धड़े का साथ देकर बड़ा नुकसान उठाया, जो उन्होंने मजमून लिखा अपना वॉशिंगटन पोस्ट में। उसके अलावा एब्सोल्युटली नॉट का जो उनका जवाब था, वो कहा जा रहा है कि माजी में कभी किसी ने अमरीका जैसी सुपर पावर के सामने इतना वाज़ेह किस्म का जवाब नहीं रखा है। तो क्या आप समझते हैं कि माजी के से बहुत मुख्तलिफ अंदाज में ये हुकूमत ट्रीट कर रही है अपने स्टेटमेंट्स की हद तक, कम अज कम? बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। प्राइम मिनिस्टर साहब देखें, वो उनकी जमात के लोग हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने बहुत रहा है, ऐसी बात नहीं है। असूली फैसले होते हैं और वो फैसले प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं कर सकते। अगर आपने कोई कंसेशन अमेरिका को देनी है तो खाली प्राइम मिनिस्टर नहीं दे सकते, और अगर आपने कुछ इनकार भी करना तो वो भी आप अकेले नहीं कर सकते। बेसिकली हमारा जो सिक्योरिटी अदारों का एक सिस्टम है, हमारे जो सिक्योरिटी के इस वक्त जो साहब हैं मोईद यूसुफ साहब, एडवाइजर टू सिक्योरिटी काउंसिल, वो भी इस वक्त विजिट पे हैं। अफगानिस्तान का जो इशू है वो सबके लिए, जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं और इस खित्ते में सबके लिए बहुत अलार्मिंग है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। आज भी 5th राउंड है डिस्कशन का दोहा में, तो हमारी एज ए पाकिस्तानी पोजीशन तो बड़ी क्लियर है। हम तो अफोर्ड ही, हमने जो माजी में देख लिया और जो हमने नुकसान फाइनेंशियली एंड मॉरली एंड प्लस जो हमारे यहाँ जो कल्चर बदला, क्लैशनकोफ एंड हेवन एंड ऑल दैट, उससे तो हमने बहुत सबक सीखा है। हम नहीं चाहते कि वो दोबारा वही सिस्टम दोबारा और वही चीज़ें दोबारा हमारे सर पे थोप दी जाएं। तो बड़ी क्लियर पोजीशन है। वो प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और होता तो वो यही बयान देता। इसमें कोई इतना माशाल्लाह कोई कश्मीर साहब नहीं किया गया। लेकिन दूसरा ये है कि जहां तक सिक्योरिटी अदारों का तल्लुक है, वो आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि इसके पॉन एंड कॉन्स क्या होंगे, नुकसान क्या होगा। इसीलिए मोईद यूसुफ साहब जो हैं वो काज़किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अभी चीफ भी कल गए हुए थे उनके, मतलब जैसे वो दौरा क्लियर करते हैं वो भी जा रहे हैं। तो मकसद ये है कि सारे जो नेबरिंग इस खित्ते में अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्री है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एवरीबॉडी इज वरीड कि फ्यूचर क्या होगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं, जैसे पीस अकॉर्ड अभी दोहा में डिस्कस हो रहा है, होपफुली ये किसी ना किसी पॉइंट पे आके ये बिफोर अमेरिकन वहाँ से एग्जिट करें, ये पीस एग्रीमेंट साइन हो। और उसमें हम पाकिस्तान की तो पोजीशन यही है कि हमारा तो फेवरेट है ना, हम फेवरेटिज्म कर रहे हैं। अफगानी पीपल्स
बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान कोई ऐसा पीस अकॉर्ड साइन हो जाए कि ये एमिकेबली ये अपनी सेटलमेंट कर लें, बजाय इसके कि पाकिस्तान या किसी और कंट्री को इन्वॉल्व किया जाए। और हमारा तो अब वहाँ पे कोई फेवरेट, तो हम तो चाहते हैं कि अमन रहे हमारे उस बॉर्डर साइड पे। और नेचुरली अगर वहाँ डिस्टर्बेंस आती है जैसे माजी में आई, तो उसका सारा इम्पैक्ट पाकिस्तान ने उठाया और वो 30 साल से वो उठा रहे हैं। और 30 साल में जो हमारी इकोनॉमी के साथ और हमारे कल्चर के साथ हुआ वो आप सबके सामने है। हमारे यहाँ कब था सुसाइड बमिंग, हमारे यहाँ कब था ये और ये जो अटैक्स थे ये कब थे? मतलब जैदी साहब को आपको भी पता होगा, हमें ये कल्चर हमारे यहाँ था ही नहीं। और वो उससे हमें जो नुकसान हुआ है वो रिपेयरेबल ही नहीं है। वो कहाँ जाके रिपेयर होगा, वो कैसे वो जहनों से वो निकलेगी चीजें। और जो कल्चर है जो हमें डिस्टर्ब हुआ है हम लोग, मतलब अब तो अफगानी जो है वो वापस जाने के लिए उनकी तीसरी नस्ल यहाँ पैदा हुई है, वो कैसे वापस जाएंगे? उनको आईडी कार्ड भी मिल रहे हैं, वो बिजनेस में। और तो लोग शिफ्ट हुए अफगानिस्तान में, वो बेचारे फिर तैयारी कर रहे हैं नकल मकानी की कि अगर ये हालात कुछ सेटलमेंट पीस सेटलमेंट नहीं होता और अमेरिका निकल जाता है, तो जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट की फोर्सेस हैं वो तो बेचारी, मेरा नहीं ख्याल कि अफगान तालिबान का मुकाबला। तो उसमें सारे मतलब आर्मी चीफ अभी दौरा करके टर्की पहुंचे हैं और इधर ब्रीफिंग भी हो रही है। तो नेचुरली हमारे सिक्योरिटी के इदारों ने प्लान A, B, C, D कोई ना कोई तो तैयार किया होगा, प्रिपेयर्ड हैं दे लोग। हमारी फेंस भी तो अल्लाह खैर करेगा, वो पहले वाले हालात नहीं होंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टांस लिया है कि हमें फौजी अड्डों की कंसेशन अमेरिका को नहीं, वो एक असूली चीज है, वो नहीं देनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद पहले हमने जी, लेकिन सवाल जी मुबशिर साहब, सवाल ये है कि जहां ये भी डिनाई किया जा रहा था अभी तक, क्योंकि फॉर्मली ये नहीं पता चला कि उन्होंने अड्डे मांगे भी हैं या नहीं, लेकिन हुकूमत हमारी बहुत दफ़ा इस बात को क्लियर कर चुकी है। अब आप ये भी बताएगा, कल अपोजिशन से हमने जानने की कोशिश की, हमारे प्रोग्राम में शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि वो तो अपनी तजावीज़ भी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान के ही सामने रखेंगे खारजा पॉलिसी के हवाले से। अब पार्लियामान में खारजा पॉलिसी, अब आप पहले इशारतन तो बात कर चुके हैं, क्यों नहीं डिस्कस हो सकती तमाम लोगों की मुशावरत के साथ, मेंबरान की मुशावरत के साथ? क्या इसकी क्या वजूहत हो सकती है? ये कि हुकूमत का अपना ही कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, दूसरा ये कि हुकूमत जिस तरह कहती भी है कि वो इस ऑपोजिशन को किसी काबिल समझते ही नहीं कि इनके साथ किसी भी चीज़ पे बात करें, या सी आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, आप पता नहीं का ऑप्शन भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए, अब सब मसला ये है कि पार्लियामान में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को किसी ने प्रॉपरली ब्रीफ ही नहीं किया है अभी तक। और उसकी वजह ये है कि रियासत अभी ख़ुद अपने ऑप्शंस जो है वो वे कर रही है, पॉलिसी तरतीब दे रही है। मगर बेहतर होता कि रियासती इदारों की जानिब से पार्लियामेंट में एक ब्रीफिंग, क्लोज डोर बेशक दे दें, इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें, लेकिन लोगों को बताएं ताकि भांत भांत की बोलियां ख़त्म हों। जहाँ तक इमरान खान साहब की एब्सोल्युटली नॉट की बात है, तो देखें डिप्लोमेसी में एब्सोल्युटली नॉट नहीं होता, मगर खान साहब की क्योंकि पोजीशन माजी में भी रही है और किसी हद तक सही भी है कि हमने अड्डे दे करके जितना नुकसान उठाया मुशर्रफ दौर में और उसका जो हमें ब्लो बैक हुआ, उसने हमें सबक सिखाया। और ये हमने ही नहीं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने भी बेसिस देने से इनकार कर दिया है। तो अमेरिका इस वक्त डेस्परेट है। आप देख रहे हैं वहाँ से कैलकुलेटेड लीक्स हो रही है कि हमने पाकिस्तान के साथ, ये CIA चीफ आ गए जी, डिफेंस सेक्रेटरी ने ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान सोच रहा है। तो वो ख़ुद इस वक्त चाह रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को मजबूर कर दिया जाए कि वो कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस दे अमेरिका को। मगर इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि रियासत पाकिस्तान जो है वो इस ऑप्शन के ऊपर जाएगी। उनको वो ऑलरेडी उन्हें पता है कि जब जैसे ही तालिबान काबिज होंगे एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स हम देखेंगे दोबारा से अफ़गानी लोगों का कि वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। और ये वही होगा जो टर्की का हुआ सीरिया से जब लोग भागे खाना जंगी से। तो हमें उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होना है कि उस इन्फ्लक्स को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। इतने लोग अगर पाकिस्तान में और आ गए, ऑलरेडी यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में देखें, मसला हमारे यहाँ क्या है, मीडिया के लिए कोई ब्रीफिंग नहीं है स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, लिहाजा मीडिया अपनी अपनी बोली बोल रहा है। पार्लियामान के लिए कोई ब्रीफिंग नहीं है स्टेट इंस्टीट्यूशंस की जानिब से, वहाँ हर बंदा अपनी बात कर रहा है। अपोजिशन के लिए कोई ब्रीफिंग नहीं है, तो अपोजिशन कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी रिस्क है, इसीलिए इब्हाम और सवालात उठते हैं। एग्जैक्टली। जब कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन ही नहीं है। मोहसिन बेग साहब, जी 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 जी, आप मुकम्मल कर लें मुबश्शिर साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं मुईद यूसुफ साहब भी आकर के पार्लियामान में एक ब्रीफिंग दें, और साथ ही साथ मीडिया को भी, जो लीडिंग मीडिया के जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको बुलाएं और उनको फिर बात बताएं। मसला ये हो रहा है हमारे यहाँ कि अब सहाफ़ियों का भी ये होता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में वो जो ऑफ कैमरा बात होती है जिसका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी के साथ होती है, वो भी जो है वो उसको राज अफशा कर देते हैं और आके कहते हैं कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। और मुझे एक क्विक ब्रेक की तरफ जाना है। ज़हीर साहब, कता कलामी हज़रत मोहसिन बेग साहब और मुबश्शिर ज़हीरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और आप यही समझते हैं, मुबश्शिर साहब खासतौर पर जो कह रहे थे कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ना सिर्फ अपोजिशन के साथ बल्कि मीडिया को भी इस हवाले से जैसे जैसे कुछ प्लान होता जाए उसमें ब्रीफ ज़रूर करना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। कमल शोज़ेब साहबा हमारे साथ होंगी, उनका हालिया जो बयान जिसका हमने आगाज़ में जिक्र किया था उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या था। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ कमल शोज़ेब साहिबा हैं, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कमल साहिबा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी PTI की तरफ से की गई थी, उसमें वज़ीर आज़म के बयान के हवाले से बात की थी। उस पर हम चाह रहे हैं कि आपसे बात कर लें कमल साहिबा। वज़ीर आज़म का ये जो बयान है उसका अनएडिटेड वर्जन जो अप्रूव किया गया है आप लोगों की तरफ से भी, उसमें वो ये कहते हैं कि इफ़ अ वुमन इज़ वेयरिंग वेरी फ्यू क्लोथ्स इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन मैन अनलेस दे आर रोबोट्स। आई मीन इट इज़ कॉमन सेंस। ये वज़ीर आज़म साहब के अल्फाज हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वज़ीर आज़म के इस बयान से अगर इख्तलाफ किया जाए तो अल्लाह ताला के अहकामात से इख्तलाफ करने वाली बात हुई? थैंक यू वेरी मच अब्सा, एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं सफाई पेश करूँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस बयान पे बात नहीं की थी। मैंने ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट ऑफ पर्दा, और ये अनएडिटेड आपने ठीक बोला है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने बहुत कुछ कहा, उसके बाद बहुत कुछ कहा, लेकिन बीच में से 3 जुमला निकाल के और उसको 30 सेकंड में चला दिया गया है और सारी बात का कॉन्टेक्स्ट जो है वो चेंज कर दिया गया है। कल जो मैंने बयान किया था उससे पहले मैंने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 पढ़ के सुनाई थी, जिसका तर्जुमा ये है कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और अपनी साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दें कि बाहर निकलते वक्त अपनी चादरें अपने ऊपर ओढ़ लिया करें। ये इस बात के करीब तो है कि वे पहचान ली जाएं और ना फिर इन्हें आवारा बंदियाँ समझकर गलती से ईज़ा दी जाए, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ये मैंने पढ़ के सुनाई थी और कॉन्सेप्ट ऑफ पर्दे की बात की थी, और उसमें मैंने ये आगे ऐड किया। लेकिन था बात मुझे जुमला बोलने दें कि पर्दे का हुक्म अल्लाह का दिया हुआ है। वज़ीर आज़म ने सिर्फ उसका रेफरेंस कोट किया विद रिस्पेक्ट टू कुरान पाक या अल्लाह का जो हुक्म है। तो इसलिए अगर किसी को इस बात पे लड़ाई लड़नी है तो वो जाने और अल्लाह जाने। वो वज़ीर आज़म से आपको एतराज़ समझ, जो एतराज़ात उठे वो आपकी समझ में क्या है? क्या एतराज़ है वज़ीर आज़म के इस बयान पर, जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनका? देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं, वज़ीर आज़म ने जो रेप की बात कर रहे हैं, रेप को उन्होंने कहा कि इट इज़ वन टाइप ऑफ सेक्स क्राइम, और पाकिस्तान में जो चीज़ें ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है क्राइम रेट में या क्राइम के चार्ट में, वो सेक्स क्राइम है जो अगेंस्ट छोटे बच्चे, अगेंस्ट वुमेन दोनों रिपोर्ट हो रहे हैं, और रेप इज़ वन टाइप ऑफ इट। उसके बाद उन्होंने बीच में बहुत सारी बातें और की। उन्होंने कहा हमने इसका तदारुक करना है। रेप अपॉलोजिस्ट तो वो होगा ना बंदा जब रेप कमिट हो जाता है। भाई अगर आपने सोसाइटी से रेप ख़त्म करना है, सेक्स क्राइम ख़त्म करना है, तो उसका तदारुक करने के लिए आपको मल्टी लेयर स्ट्रैटेजी चाहिए। उसमें आपको सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उसमें स्कूलों में बच्चों के साथ टीचर्स का रोल चाहिए, उसमें सिविल सोसाइटी का रोल चाहिए, उसमें मीडिया का रोल चाहिए, उसमें हम पेरेंट्स का रोल चाहिए। सारे कलेक्टिवली इस इशू को जो है वो नीचे लाएंगे। दूसरी बात उन्होंने जो की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट नहीं होते। मैं थोड़ा जो ये बात तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब की, इसको हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की इस बात को बड़ा सराहा था जब पिछली बार भी उन्होंने बात की कि उन्होंने इस बात पे जोर दिया, लेकिन अगर वो पूरी बात ही इस अंदाज में करते तो शायद हम भी आज बहुत ज्यादा सराह रहे होते। और मुझे बड़ा डर लगा आपका कल का बयान सुन के, क्योंकि हमने भी बड़ा बसद एहतराम वज़ीर आज़म के इस बयान से 100% मुखालफत की थी इस प्रोग्राम में। एतराज़ ये उठ रहा है कवल साहिबा, एतराज़ किसी सूरत ये नहीं हो सकता कि जो इस्लाम और कुरान पाक की तालीमात हैं उससे के ऊपर कोई इंसान क्वेश्चन कर सके, कोई नहीं करता उसके ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि आदमी रोबोट नहीं है, जो वो चीज़ देखेगा जिस तरह का मुआशरे में वो होगा, अगर फहाशी होगी तो वो खुद पर काबू नहीं रख सकेगा। वुमन टू वुमन हम लोग ये बात करें, क्या किसी भी सूरत ये बात काबिल कबूल हो सकती है? देखिए मैं सिर्फ एक चीज़ इधर कोट करूंगी।
और फिर मैं वज़ीर आज़म का बयान भी साथ करूँगी, मुझे सिर्फ 1 सेकंड की इजाज़त दीजिए। सूरह नूर की आयत 30 कहती है कि मुसलमान, पहले 30 आयत नंबर 30 कहती है मुसलमान मर्दों से कहो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें। और फिर आयत नंबर 31 कहती है मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी असमत में फ़र्क ना आने दें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें। इट हैज़ टू बी टू वे। ये कहीं भी नहीं कहा ना वज़ीर आज़म ये कहते हैं ना हमारा ये है कि जी सारा ब्लेम आप औरत पे डाल दें। और ये मेरे पास एंटी रेप बिल है जिसमें हम सिर्फ औरत, मैं कंवल साहिबा मैं करेक्शन क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम की बस मुझे 1 सेकंड दीजिए, 1 सेकंड मैं इसमें जुमला बता दूं कि ये जो एंटी रेप बिल है जो वज़ीर आज़म ने पूरे इंटरेस्ट लेके बड़ी एफिशिएंसी और बड़ी स्पीड के साथ और हमने बहुत सराहा इसको अपने प्रोग्राम में, और इसमें लिखा गया है कि अगर कोई रेप केस आता है, 1 मिनट अब्सा, अगर कोई रेप केस आता है, कोई विक्टिम आता है तो उसके कैरेक्टर के बारे में और उसके कपड़ों के बारे में सवालात नहीं किए जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा कंवल साहिबा, वक्त है, इसके ऊपर हम बात भी कर चुके हैं, इसको हम सराहा भी चुके हैं। अब बात है सिर्फ वज़ीर आज़म के एक बयान की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, जो वो बात कहते हैं उस पर मिनोआन अमल करते हैं। जो बात वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जिस किस्म का मवाद टीवी पर दिखाया जाता है या उनकी तफसीली भी बात हम सुने, हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्में, आप बताइए कि क्या मर्द की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए? क्योंकि आजकल तो 2021 में अगर हम आ जाएँ तो फ़ोन पर एक्सेस है, हर तरह की फिल्में भी दहाइयों से नॉवल पढ़े जाते हैं पाकिस्तान में, तो ये तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं ना कि अगर कोई इस तरह की चीज करेगा वो वरगलाया गया होगा, बिजाय इसके कि वो ये कहें कि आप लोग खुद पे कंट्रोल रखें। हम पीटीआई की हुकूमत टूरिज्म पाकिस्तान में प्रमोट कर रही है, बाहर से कोई खवातीन पाकिस्तान में है, उनको जो भी लिबास जुबान मजहब हो उसको आप इज्जत दें ताकि यहाँ पर चले, सयाहत भी चले और अच्छे तरीके से मामला चले मुल्क के अंदर, टॉलरेंस हो। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो रेप के साथ इसको फुली अटैच किया गया है, कॉन्टेक्स्ट में बात ये नहीं है, लेकिन मैं साथ में ये भी बता रही हूँ कि जब स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन अश्योर की जाती है और सोसाइटी उसमें कोऑपरेट करती है, पनिशमेंट्स जब स्ट्रॉन्ग की जाती हैं तो फिर लोग डरते भी हैं इस काम से। तो जिस सोसाइटी से कोऑपरेट करने की डिमांड प्राइम मिनिस्टर की है वो क्या डिमांड है कंवल साहिबा, मुख्तसरन बता दें हमें जल्दी से। वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, क्या डिमांड? वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने बच्चों को अवेयरनेस देने की जरूरत है। और देखें बच्चों के कपड़ों की वजह से तो उनका रेप नहीं होता, इसका मतलब ये है कि कोई फ्रस्ट्रेशन अवेलेबल है। अब सर 1 मिनट मुझे जरा आर्गुमेंट फ्रस्ट्रेशन वाला मवाद किस तरह गायब किया जाए? पत्थर के जमाने में चले जाएं कंवल साहिबा, इंटरनेट बंद कर दें, टीवी बंद कर दें। इंटरनेट बंद नहीं होगा, लेकिन आपके पास अगर आपकी कौम जो है वो सबसे ज्यादा पोर्न साइट्स को विजिट करने वाली है तो पोर्न साइट्स तो ब्लॉक की जा सकती है ना। अगर बच्चा 10 साल का 8 साल के बच्चे को ऐसी चीजों का मवाद आप दिखा देंगे, नहीं देखिए आप उनको अगर 8 साल 10 साल 15 साल के बच्चों को वो चीज़ें या एक्सपोजर दे दें जो उनकी कैपेसिटी नहीं एब्जॉर्ब करने की, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? फ्रस्ट्रेशन निकलेगी। और मैं एक और चीज़ भी यहाँ पे बयान करना चाहूँगी जिस पे मैं चाहती हूँ कि मीडिया तवज्जो दे। ख़वातीन को जो सेक्शुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, मुख्तलिफ एड्स में उनको किस तरीके से पेश किया जाता है, क्या ख़वातीन या उनको अल्लाह मियाँ ने इसलिए बनाया है कि उसको आपने कोई चीज़ बेचनी है तो वो पीछे एक्स्ट्रा के तौर पे खड़ी होगी तो चीज़ बिकेगी? ये हमें सोचना है एज ए कलेक्टिव माशरा, एज ए रिस्पांसिबल। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये साइकियाट्रिस्ट भी जो साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन होती है पोर्न में। आप अगर पोर्न मटेरियल खुदा ना खास्ता, मेरा सवाल यही है कंवल साहिबा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, मैं कोशिश करूंगी आपके साथ एक निश्चित तो हमारी प्रॉपर, लेकिन मेरा सवाल पर है बिल आज भी इसीलिए दावत दी थी आपको। मैं माजरत चाहती हूँ, असेंबली से निकलते देर होगी, मगर मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी, एज ए मैच्योर सोसाइटी, बजाय इसके कि हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिर्फ वज़ीर आज़म की बातों को पकड़ के उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश करें, आप ये देखें कि हम प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं। अच्छा ना हो, हम क्या प्रैक्टिकली कर रहे हैं, हम जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करें, तोड़ मड़ोड़ कर पेश ही ना किया जाए। वज़ीर आज़म ने बड़ा रिस्पॉन्सिबल बयान दिया। अच्छा मुझे एक और चीज जाते जाते बता दें, जवाब कैसे दूंगी? जवाब तो सुन लें, सिर्फ एक सवाल, आखिरी सवाल ऐड करें जवाब। ये जो बिल हम लाए हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस सूरत में होगी जब रिपोर्टिंग भी साथ होगी, इंकरेजमेंट होगी, और वो सोसाइटी ने हमें हमारे साथ कोऑपरेट करना है। अकेली गवर्नमेंट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकती जब तक सारी सोसाइटी उसके लिए खड़ी नहीं होती। जिस तरह ज़ैनब के लिए सब खड़े हुए थे, इसी तरह आज हमें इस बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा होना है और हर लेवल पे हमें सेक्स क्राइम्स को डिस्करेज भी करना है, रोकना है, उसका तदारुक करना है और उसके रूट कॉजेज को जाके एड्रेस करना है। ये ज़ुबानी जमा खर्च से ये जहर जो फैल गया ये ख़त्म नहीं होगा,
इसके लिए हमें प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने और दोनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मुआशरा, और जो विक्टिम है और जो परपेट्रेटर्स हैं, दोनों को कैसे रोकना है। हम नहीं चाहते कि लोग हम उम्मीद करते हैं कि आपकी हुकूमत को इन एफर्ट्स के अंदर कामयाबी हासिल हो। लेकिन कंवल साहिबा, मेरा जो बुनियादी सवाल था वो अभी भी यहीं पे, कोशिश करेंगे किसी और दिन आपसे बात करें और इस पर राहत हासिल करने की कोशिश करें। कंवल शोजिब साहिबा, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।